नमस्कार, स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और इस हफ्ते यतीन हमारे साथ हैं और ज़बरदस्त मैच होने वाला है क्योंकि शुक्रवार को काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुआ था भारतीय बाज़ारों के लिए स्पेशली, और वीकेंड के दौरान अमेरिकी बाज़ारों पे आप देखें तो ठीक ठाक बढ़त के साथ बंद हुए। लगातार दूसरा हफ्ता था जब वीकली बेसिस पे पॉजिटिव क्लोज उन्होंने दिया है और कई सारे घटनाक्रम होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में बाज़ार को समझना और पिच को देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई दिखाइए पिच रिपोर्ट आज कैसी है, आज हम लोगों को पिच कैसी लग रही, तो मैं फिर राय लूँ यतिन जी की कि पिच कैसी। ये देखिए आप पिच इस बार हमारे जो वीरू दादा हैं ये स्वयं उन्होंने कहा कि आप लोग बार बार बहाने बनाते हो, मैं खुद जाके देख के आता हूँ। मुझे पहले लगा कि ये शिवसैनिक है, वो पिच खोद ना दीजिए तो वीरू जो है ग्राउंड पे पहुंच गया, उन्होंने ग्राउंड का मुआयना लिया, पूरा स्टेडियम घूमा और देखा। और कैसी लग रही पिच आपको इसे देख के? पिच तो लग रही है डाउटफुल, दोनों तो, मतलब गुगली होगा सब बॉल। ये ऐसी जगह पे खड़े जहाँ बहुत घास है एक्चुअली अरे क्लोज लुक दिखाइए पिच का मुझे, तो उससे अंदाजा लगेगी पिच किस तरीके की है। अभी याद हो जाए, हाँ ये देखिए, मतलब सही देखा इन्होंने। हाँ। कि पिच में जो है घास है, थोड़ी सी घास इसलिए है क्योंकि वो डॉयश बैंक वाला भी मामला सुलटा नहीं है, उसमें भी फंसा हुआ है मामला। तो देखते हैं दिन के दौरान कैसे यूरोप मार्केट। एक्चुअली आज नज़र रखिएगा 12 साढ़े 12 जब यूरोप मार्केट खुलते हैं तो उससे अंदाजा लगे क्योंकि उनके CDS 300% ऊपर है बिल्कुल। और वो 2028 वाला मामला पहले ही बेचना चाहते थे, वो बड़ा गड़बड़ मामला। देखते हैं कैसे क्या पैन आउट होता है, लेकिन कैसी लग रही पिच और क्या अनुमान? तो नीरज जी, जैसे हम शो के पहले डिस्कस कर रहे थे, यही कि बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। आप प्रेडिक्ट करेंगे शायद आज बाउंस लग रहा है, मार्केट ठीक ठाक है, ग्लोबल ठीक ठाक है, लेकिन बाजार आखिर के 1 घंटे आधे घंटे में ना फिसल जाता है। तो मार्केट का टिपिकल पैटर्न पिछले पूरे हफ्ते का यही रहा है कि खुलते ठीक ठाक है या खुलते फ्लैट हैं, खुलते हैं कम नुकसान के साथ, लेकिन शाम होते होते जो है वो 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 150 पॉइंट निफ्टी जो है नीचे चली जाती है। आज भी अगर हम ग्लोबली देखें, एशियन मार्केट्स आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं तो 1-1.5%, आधे % के लॉसेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। SGX हालांकि आपको 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है आधे % के तेज़ मूव के साथ, लेकिन बहुत ही कॉशियसली मुझे लगता है मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। फ्राइडे को जिस हिसाब से हमने SGX में स्टेबिलिटी देखी, मार्केट फिर भी गिर रहा था, तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा आपको स्विंग देगा, स्पिन देगा, गुगली देगा। बहुत ही संभाल के सोच के अगर आप ट्रेडर हैं तो मार्केट को अप्रोच करना है प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ। निवेशक है तो ऑब्वियसली आपकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है 6-12 महीने रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे नीरज जी बता रहे थे कि जो ग्लोबल बैंक्स हैं अभी वहाँ प्रॉब्लम सुलझते सुलझते बहुत शाम हो जाएगी। तो ये है भाई पिच रिपोर्ट, इस तरीके की तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बताइए फिर कौन सा स्टॉक चुन के लाए आप? तो नीरज जी, आज बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स जो हैं वो फोकस में हैं और ऑब्वियसली उन पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल के साथ क्योंकि खबर वहाँ वैसी है। ग्रासिम जो उनकी पेरेंट कंपनी है या बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, इन्होंने इनकी जो लैंड है महाराष्ट्र में वो 255 करोड़ रुपए में खरीद ली है। ये MIDC यानी कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जगह है जो सेंचुरी टेक्सटाइल्स के अंदर थी, लेकिन अब जो ये 220 एकड़ ज़मीन है वो 255 करोड़ में सेंचुरी टेक्सटाइल्स से ग्रासिम खरीदने वाला है। ऑब्वियसली सेंटिमेंटली काफ़ी अच्छा है सेंचुरी टेक्सटाइल्स के लिए क्योंकि नॉन कोर बिजनेस है, लैंड मोनेटाइजेशन हो रहा है, 255 करोड़ रुपए कैश आ रहा है, तो शायद आज सेंचुरी आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़े। ऑब्वियसली अब 3 फार्मा स्टॉक्स हैं मेरे पास और काफ़ी सारी चीज़ें आज फार्मा स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले लुपिन और UK की जो ड्रग अथॉरिटी है UK MHRA, उन्होंने सक्सेसफुली पीतमपुर का जो इनका प्लांट है इसको इंस्पेक्ट किया, कोई भी ऑब्जर्वेशंस नहीं आए और काफ़ी सारा बिजनेस इनको यूरोप से भी आता है। तो यूरोपियन GMP एजेंसी ने इनके प्लांट को क्लियर किया है 20 से 24 मार्च, यानी लास्ट वीक ये इंस्पेक्शन होता हुआ आपको दिखाई पड़ा। सक्सेसफुली कंपनी ने क्लोज किया। सेंटिमेंटल पॉजिटिव है क्योंकि ये पीतमपुर का प्लान काफ़ी अहम है कंपनी के ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा पर नज़र रखिए, यहाँ जो है इंस्पेक्शन में इनको 2 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। कंपनी का मानना ये है कि माइनर ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन US FDA का जो इंस्पेक्शन हुआ है इनकी खारखड़ी फैसिलिटी में, ये एक इंजेक्टेबल फैसिलिटी है। काफ़ी अहम होती है इंजेक्टेबल फैसिलिटी क्योंकि यहाँ कंटेमिनेशन होने के, दिक्कत होने के कारण बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कंपनी को 2 ऑब्जर्वेशन मिले हैं, देखते हैं कैसे आज स्टॉक रिएक्ट करता है। थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ यहाँ आप ध्यान रखें, शायद ये गैप डाउन
ओपनिंग आपको मिले। और सन फार्मा, देखिए 2 इंस्पेक्शन वाले स्टॉक्स हो गए फार्मा में। अब सन फार्मा की अगर हम बात करें तो इन्होंने 60% विवार्डलिस हेल्थ फूड में खरीदने का ऐलान किया है। ये ऑब्वियसली एक्विजिशन छोटा है, 140 करोड़ रुपए का, लेकिन कंपनी जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने के लिए, अपना स्पेशलिटी ड्रग पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे एक्विजिशंस कर रही है, काफ़ी सारा काम कर रही है। तो ये जो है स्टेप वो डायरेक्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है। एक छोटा एक्विजिशन, लेकिन बैलेंस 40% भी कंपनी खरीदेगी, तो लगभग 200-250 करोड़ के आसपास का ये एक्विजिशन, जिसके कारण सन फार्मा का स्टॉक जो है वो फोकस में रहेगा। पिछले हफ्ते ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई थी सन फार्मा को लेके। तो ये 3 फार्मा स्टॉक्स और सेंचुरी टेक्सटाइल्स रखे अपने रेडार। 4 स्टॉक्स, 3 फार्मा, 1 सेंचुरी, 4। तो चलिए मैं भी 4 बताता हूँ। 3 मेरे एक ही जैसे हैं और वो 3 जूट वाली कंपनीज हैं, लुडलो, शेवियट और ग्लॉस्टर। इनको लेने के पीछे भाई देखो एकदम सिंपल सी कारण थी कि कैबिनेट ने जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो जूट का है 2023-24 के सीज़न के लिए कर दिया है इन्होंने 5,050 रुपये प्रति क्विंटल। ये प्राइस 63% एबव है ऑल इंडिया एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो सरकार ने ये, मतलब मुझे ध्यान है कि कई बार ये जूट के प्राइस पिछले 1-1.5 साल में रिवाइज हो चुके हैं। अब उसका एक पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है कि बंगाल में लोकसभा चुनाव सबके मद्देनज़र, लेकिन जो भी रीजंस हों, जूट कंपनियों के लिए या किसानों के लिए एक बढ़िया है। और इसी के कॉन्ट्रेरी एक चीज़ और आप देखें कि सरकार बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी कर रही है जूट के बैग में, जैसे गेहूं की पैकेजिंग, शुगर की पैकेजिंग। तो उसकी वजह से जूट के लिए एक बढ़िया स्थिति यहाँ बनती दिख रही मुझे। ओवरऑल प्रॉफिट है इसमें सबका, तो इसमें ध्यान दिया जा सकता है। चौथा स्टॉक 4-5 एक साथ बताता हूँ मैं, क्योंकि वो दोनों एक ही टाइप की स्टोरी में है। आईओसी और बीपीसीएल, ये मैंने रेड में रखा है। इसलिए रखा है कि सरकार ने एक और काम किया है, 200 रुपये पर सिलेंडर सब्सिडी दी है 12 सिलेंडर पर ईयर जो कंज्यूम करेंगे। ये भी बड़ा फैसला है। तो दरअसल क्या होता है कि सब्सिडी तो इनको मिल जाती है, 7,500 करोड़ की सब्सिडी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इन कंपनियों को पैसा मिल जाता है। लेकिन इतना लेट लपेट मिलता है कि इनको बहुत गुहार लगानी पड़ती है, दरवाजे जाकर खटाना पड़ता है, भाई मेरा पैसा दो। तो ये हमेशा का रीज़न रहा है कि सब्सिडी, मतलब जब से कंपनी है तब से इनको सब्सिडी मिली है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सब्सिडी इनकी मार दी गई हो, लेकिन उसकी वजह से इतना डिले होता है कि इनको नुकसान होने लगता है। तो मुझे लगता है कि दोनों कंपनी के ऊपर एक प्रेशर रहेगा, क्योंकि यही 2 सबसे बड़ी हैं जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं देश भर में। तो इनको मैं रेड में रख रहा हूँ। ठीक है, और अब 2-2 स्टॉक्स ले लेते हैं तो 6-6 हो जाएंगे कंप्लीट। आप 4 ले चुके, हाँ 2 आप 2 लिए, मैं 1 लूँगा। हाँ ठीक है। तो अगर हम बात करें अगले 2 स्टॉक्स की, तो L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, ये एक स्टॉक रखिए रेडार पे, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है आरबीआई से वो अप्रूव होके आ गया है। जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है आरबीआई का वो आ गया है, क्योंकि ये अपनी जो काफ़ी सारी सब्सिडरीज हैं वो अपने आप से मर्ज करने जा रहे हैं। L&T इंफ्रा क्रेडिट, L&T म्यूचुअल फंड, L&T फाइनेंस, तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑपरेशनली आपके एनबीएफसी के बाहर थी, अब वो एनबीएफसी के अंदर आ गई हैं। ऑब्वियसली एक प्रोसीजरल और सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। अगर हम ओवरऑल बेसिस पे देखें तो कंपनी के जो कंसोलिडेटेड बुक्स हैं उसमें आना शुरू हो जाएगा। अब ये कंपनी जो है वो काफ़ी सारी चेंजेस कर रही है ओवरऑल बेसिस पे अपने ऑपरेशंस पे। तो ये एक अहम जो है कॉर्पोरेट एक्शन माना जा रहा है, जहाँ ये अपनी पूरी की पूरी जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस हैं उसको मर्ज करने जा रही हैं। दूसरा एक स्टॉक है बालमन लॉरी। देखिए ये एक स्टॉक है जो रेडार पर रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये दुबई में एक लॉजिस्टिक्स सब्सिडरी खोलने के लिए इन्होंने अप्रूवल किया है। इसके अलावा इन्होंने जो है विशाखापट्टनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क जो है उसको शुरू कर दिया है, और ये कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, उसमें इनिशियल ऑपरेशंस इन्होंने शुरू कर दिए हैं। कंपनी की बात करें तो लॉजिस्टिक्स, लुब्रिकेंट्स, ट्रैवल, बहुत सारी चीज़ों में ये कंपनी डाइवर्सिफाइड है। गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है, लेकिन ये जो विशाखापट्टनम की येस्टरडे की जो अनाउंसमेंट है पोस्ट मार्केट आज मुझे लगता है सैटरडे को ही आई है खबर एक्सचेंजेस पे, तो इस स्टॉक पे रखिए रेडार पे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अब लॉजिस्टिक्स पे करना शुरू कर दी हैं। काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स अब कंपनी के दिखाई पड़ रहे हैं, जो इतने सालों में नहीं देखने को मिला। अब धीरे धीरे लग रहा है कि ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है। ओके, तो बामर लॉरी के साथ ये खबर है। ट्रैवल, सरकारी ट्रैवल की तो है, बड़ी कंपनी है ये। मेरा 6th स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनको एक 4300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है इंडियन आर्मी
और इंडियन नेवी की तरफ से। ये ऑर्डर इनको मिलते रहते हैं लगातार, इस तरीके के बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। लेकिन चूंकि साइज़ भी ठीक ठाक बड़ा है, 43 करोड़ का है, मुझे लगता है कि ये अच्छा है, इसके लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो हो गए हम लोग 6-6। क्विकली एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स। में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये सुनने में आपको थोड़ा ऑड लगे कि इस तरह कोई नाम किस कंपनी का है, लेकिन अगर आप इसके शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो बेसिकली KEC लिमिटेड के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं। इस कंपनी की शुरुआत काफ़ी पुरानी है, 1945 से ये कंपनी कार्यरत है और इसकी 2 फैक्ट्रीज होती थी। एक फैक्ट्री थी मुंबई में और दूसरी फैक्ट्री जो थी वो कंपनी की लाहौर में थी, जो कि पार्टीशन के बाद वहीं चली गई, जिसके ऊपर कई केसेस भी लड़े गए, लेकिन वो कंपनी को वापस मिल नहीं पाई। तो ये शुरुआत में ये कंपनी कामकाज करती थी एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का, यानी कि बर्तनों के कामकाज में, जब उस समय पर मेजरली ये बिजनेस के तौर पे देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपना कारोबार एक्सपैंड करना शुरू किया और कई सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आए। बहुत सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला था भाखड़ा नागल डैम की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने टावर्स का सेटअप किया था। और ये टावर के सेटअप करने को लेकर कंपनी ने कई सारे, क्योंकि उस समय पर इंपोर्ट करना ज़रूरी होता था, लेकिन कंपनी ने फिर भी कुछ पार्ट को इंपोर्ट करके और कुछ पार्ट को खुद बना के असेंबल करके इस तरह के एक बड़े ऑर्डर को बिना एक्सपीरियंस के एग्जीक्यूट किया था। तो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी के लिए रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कमानी इंजीनियरिंग यानी कि KEC लिमिटेड ने फ्लड गेट्स, तिलपारा डैम के लिए फ्लड गेट्स, जो कि बाढ़ के समय पर जिनको यूज़ किया जाता है, वो गेट सप्लाई किए थे। और क्योंकि वो जो ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर समय से पहले एग्जीक्यूट कर लिया गया था, तो उस समय पर बाढ़ की स्थिति नहीं थी। तो एक आर्टिफिशियल बाढ़ क्रिएट की गई थी मयूरक्षी प्लान के तहत पश्चिम बंगाल में, जिसके बाद उन गेट्स को टेस्ट किया गया था कि क्या वो गेट सफिशिएंट हैं, और वो सफिशिएंट रहे भी, ना केवल बल्कि उन्होंने बढ़िया से उस बाढ़ को संभाला भी। तो इस तरह की एक आर्टिफिशियल बाढ़ के तहत इस प्रोडक्ट को उस समय पर टेस्ट भी किया गया था, जो कि KEC की तरफ से सप्लाई किया गया था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग या इंजीनियरिंग मार्वल्स जो कि KEC की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें करीब करीब 1000 मील का टेलीफोन केबल इस कंपनी ने, और साथ साथ बॉयलर, चोला थर्मल पावर स्टेशन और मदुरा थर्मल पावर स्टेशंस को प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा वैगन, इंजन्स, व्हील सेट्स, एक्सेल बॉक्स, ये सब कुछ रेलवेज को विद टाइम इस कंपनी ने सप्लाई किए हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर, मुकचुंद, तुंगभद्रा और कोरबा के लिए स्विच गियर, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इस कंपनी की तरफ से सप्लाई किए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स में जो फ्लड गेट्स होते हैं वो भी मयूरक्षी और साथ साथ संग। तो मुनाफे वाले स्टॉक्स और मुनाफे वाले ट्रेड्स, इस पे रखना है ध्यान। ऑब्वियसली सीधा सौदा में हमने 6 खिलाड़ी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जिसमें शायद आज एक उम्मीद आपसे बनेगी बाज़ार की। जिस हिसाब से हम स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट्स में और जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो पे भी स्टॉक्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उम्मीद ये होगी आज थोड़ा बहुत स्टेबल एनवायरनमेंट में आपको काम करने मिले। 6 स्टॉक्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसके बाद जो 4 स्टॉक्स हैं बचे हुए, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट नीरज जी येस्टरडे हुआ है, वो है एक बड़ा मर्जर। क्रॉम्पटन कंज्यूमर और बटरफ्लाई गांधीमती, ये दोनों कंपनी अब मर्ज होने वाली हैं। और आपके पास अगर 22 शेयर क्रॉम्पटन कंज्यूमर के हों, उसके सामने 5 शेयर बटरफ्लाई गांधीमती के रेशियो के हिसाब से ये पूरा मर्जर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, क्रॉम्पटन कंज्यूमर की बात करें तो ये कंपनी, अगर आपको याद है तो ये पंखे बनाने में बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अलावा काफ़ी सारे इनके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि गीज़र, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं कंज्यूमर साइड पे, जो अपने को रोज़मर्रा की चीज़ों में लगते हैं।
थोड़े क्वार्टर्स पहले कंपनी ने एक एक्विजिशन अनाउंस किया था बटरफ्लाई गांधीमती का, और बटरफ्लाई गांधीमती होम अप्लायंसेस, मिक्सर, ग्राइंडर, बहुत सारी चीज़ों में कंपनी इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली क्रॉम्पटन की बात करें तो ये नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में काफ़ी इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा है, और बटरफ्लाई गांधीमती की बात करें तो ये साउथ बेस्ड प्लेयर है जो अप्लायंसेस और ग्राइंडर्स में बहुत बड़ा है। तो ये दोनों कंपनी का मर्जर होने वाला है। मर्जर से ऑब्वियसली सिनर्जीज बनने वाली हैं। कोई पर्टिकुलर आर्बिट्रेज दोनों कंपनियों में नहीं है, क्योंकि जो मर्जर रेशियो है करीब मार्केट प्राइस के आसपास ही है। लेकिन क्योंकि ये मर्जर की अनाउंसमेंट मार्केट में एक्सपेक्टेड थी, तो ये कंपनी ने एग्जीक्यूट कर दिया है, जिसके कारण आज दोनों ही स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे। इनफैक्ट यहाँ काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपको दिखेंगी जो आज सुबह आई हैं। CLSA की जो है खरीदारी की सलाह है क्रॉम्पटन कंज्यूमर पे, टारगेट है 350। नोमुरा की भी खरीदारी की सलाह है क्रॉम्पटन कंज्यूमर पे 377 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से टारगेट इन्होंने रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंबाइंड बिजनेस का पोटेंशियल है कंपनी को लगता है ये अब आपको मिलने लगेगा, सिनर्जीज मिलने लगेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इंप्रूव होंगी, और नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं एक दूसरे की ब्रांड्स में आप अब लॉन्च कर पाएंगे। तो ये दोनों स्टॉक्स रखें रेडार पे, क्योंकि ये जो मर्जर का अनाउंसमेंट बहुत टाइम से ड्यू है, अब रियलिटी होने जा रहा है। ओके, तो ये दो स्टॉक हैं, और आपके चारों हो गए? नहीं, 2 मैंने लिए हैं। 2 लिए, ओके। तो दो करके लेते हैं ना फिर, मारुति और ITC। देखिए, फ्राइडे को एक फैसला आया कि इंडेक्सेशन खत्म हो रहा है डेट म्यूचुअल फंड से। बहुत सारी कंपनीज हैं जो जिनके ट्रेजरी ऑपरेशंस पे इसका असर पड़ेगा आगे जाते हुए, क्योंकि ये सुविधा अब खत्म हो जाएगी। और अभी आप देखिए कुछ समय के लिए म्यूचुअल फंड की कंपनी में रश मचेगा, 2-3 दिन में लोग खूब पैसे लगाना चाहें, क्योंकि 31 तक गॉड फादरिंग है। लेकिन ये इन कंपनीज़ के लिए या बहुत सारी कंपनीज़ के लिए एक दिक्कत का सबब होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बॉन्ड मार्केट जो है इससे उथल पुथल में आने वाला है। मुझे लगता है कि ये खबर इनके लिए नेगेटिव है। अब अगले 2 नीरज जी, जो फ्राइडे को हमारी नुआमा में मीटिंग थी, वहाँ मेरे से किसी बातचीत हो रही थी। वो कह रहे थे कि IT कंपनी मारुति, ITC जैसी कंपनी जिनका एक्स्ट्रा कैश होता है वो लगाते थे ये सब डेट म्यूचुअल फंड्स में, और बहुत कम टैक्स पे अच्छा यील्ड मिलता था। मुझे लगता है इनका जो अदर इनकम का कंपोनेंट है जो बहुत ज़्यादा होता है, वो अब उस पर काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। 7-8% के रेट पे अगर आपको पहले 10% टैक्स लगता था या उससे कम लगता था, 30% टैक्स लगने लगेगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट आ जाएगा। ये इम्पैक्ट आएगा। और दूसरा एक बड़ा TCS का तो नीरज जी इनफैक्ट 60-70 हज़ार करोड़ रुपए कैश है, 30,000 करोड़ रुपए इन्होंने वेरियस म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा एग्जैक्टली। दूसरा, आप ये सोचिए कि जब बहुत सारे बॉन्ड मार्केट में आते हैं तो उसकी फंडिंग कहाँ से होती है? वो इन्हीं से होती है, इसी म्यूचुअल फंड से होती है। जब इन म्यूचुअल फंड में अट्रैक्शन नहीं, मैं रिटेल की तरह इस पे पैसे लगाऊंगा नहीं, म्यूचुअल फंड कहाँ से लगाए? एक्चुअली बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत खराब खबर है। बिल्कुल, पता नहीं सरकार ने क्या सोच के किया है, बट ये तमाम उन कंपनियों के लिए मुझे लगता है नुकसानदायक हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। आखिर के 2 स्टॉक्स मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले फिनिक्स मिल्स, ये स्टॉक फोकस पे है। थोड़े दिनों पहले यहाँ मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी, अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। इनका ओवरवेट है इस स्टॉक पे 1700 रुपये के टारगेट के साथ। इनको लगता है कि जो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी है, मॉल कल्चर है, और जिस हिसाब से कंपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग से अपने रेवेन्यूज़, रेंटल्स बढ़ा रही है, शायद लॉन्ग टर्म में यहाँ वैल्यू क्रिएशन होगी। करंट मार्केट प्राइस से आपको 20 से 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, ऐसे मॉर्गन स्टैनली को लगता है। इसके अलावा जेफरीज की गोदरेज कंज्यूमर पर रिपोर्ट आई है, इनका बाय कॉल है। यहाँ टारगेट इन्होंने बढ़ाया है, बढ़ा के 1200 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। इनको लगता है कि जो हेयर कलर सेगमेंट है, जो कंज्यूमर ब्यूटी सेगमेंट है, यहाँ कंपनी अच्छा काम कर रही है। ओवरसीज़ के जो ऑपरेशंस हैं यहाँ भी आप देख रहे हैं कि टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जो मार्जिन है वो मार्जिन शायद आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे सिक्वेंशियली, क्योंकि जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है काफ़ी सारी FMCG कंपनीज के लिए नीचे आ रहा है। तो फिनिक्स मिल्स और गोदरेज कंज्यूमर, ये 2 स्टॉक्स आज ब्रोकरेजेस के रेडार पे हैं, आप भी अपने रेडार पे रखें। अगले 2 स्टॉक में जाइडस लाइफ, और इनके लिए भी US FDA ने जांच की और उसमें 3 ऑब्जर्वेशंस निकाले। जो इनकी अहमदाबाद यूनिट थी उसकी जांच की गई 20 से 24 मार्च के बीच में। ये आपत्तियां जारी की गई, इसका थोड़ा सा असर हो सकता है, स्टॉक में दबाव बना रहे, तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और 10th स्टॉक है मेरा SBI कार्ड। इसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है बहुत सारी NBFCs के साथ। तो उनका मानना है कि जो कार्ड का बिजनेस है इसमें धीरे धीरे प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इनका जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित होगा। तो नियर टर्म के प्रभावित को देखते हुए उन्होंने इसको अपनी लीस्ट प्रायोरिटी में रखा है, और उनका मानना है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है
इसके पक्ष में नहीं जाता हुआ दिख रहा है। एक ज़माने में ये 1100-1200 रुपये तक गया था, उसके बाद ये आया 700-750 के रेंज में, उसके बाद से उठ नहीं पा रहा है। क्योंकि अपने यहाँ भी एक खबर हम लोगों ने की थी कि जो कार्ड वाला डेट है ये बहुत रिकॉर्ड हाई पे पहुँच गया है। बिल्कुल। तो यूएस में भी वैसी स्थिति है। बहरहाल ये चूँकि मॉर्गन स्टैनली की लीस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में, इसमें दबाव रह सकता है, इसलिए इसको ग्रीन में, इसको रेड में रखना है। अब हो गए 10-10 स्टॉक्स। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आएंगे तो फिर इसको 10-10 की टीम में सामने आपके रैप अप करेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर M&M के बारे में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दरअसल इसकी शुरुआत जो हुई थी वो JC, KC और गुलाम मोहम्मद साहब की तरफ से शुरुआत की गई थी। तो इस कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। शुरुआत में तो एक स्टील कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब पार्टीशन हुआ तो गुलाम मोहम्मद साहब इस कंपनी से बाहर गए और वो पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री के तौर पर शुमार हुए और फिर JC, KC की तरफ से इस कंपनी को फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया गया और इसका नाम भी बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा किया गया। बहुत गौरतलब बात यह भी है कि सन 2000 में भारत को जब पहली SUV मिली थी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से ही आई थी। स्कॉर्पियो उसका नाम था। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना एक खुद का म्यूजियम भी चलाता है, जिसको वो आमतौर पे म्यूजियम ऑफ लिविंग हिस्ट्री के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पर कई सारे पुराने ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या महिंद्रा की हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसे कई सारे फैक्ट M&M से रिलेटेड हैं। ऐसे ही कुछ और फैक्ट लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी यानी कि मारुति के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो मारुति सुजुकी, जैसा कि नाम से तो लगता है लेकिन ये है नहीं सरकारी कंपनी। इसकी शुरुआत दरअसल सरकारी कंपनी के तौर पर हुई थी। बाद में इसका हिस्सा जो था वो इनकी विदेशी पार्टनर सुजुकी को बेच दिया गया था और आज ये पूरी तरह से एक विदेशी कंपनी के तौर पर कामकाज करती है। इस कंपनी के पहले MD जो थे वो संजय गांधी साहब थे। हालांकि वो इसकी जो ड्रीम कार थी उसको ड्राइव नहीं कर पाए, लेकिन वो पहले MD के तौर पर कंपनी के शुमार हुए थे। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो पहली मारुति गाड़ी जो थी वो डिलीवर की गई थी ग्रीन पार्क के एक रेजिडेंट को, जिनका नाम था हरपाल सिंह साहब, और उस गाड़ी की कीमत थी महज 47,500 रुपए के आसपास। यानी कि आज से ठीक 39 साल पहले जब ये पहली गाड़ी मारुति ने डिलीवर की थी तो महज 47,000 रुपए के आसपास की थी, और वो भी ग्रीन पार्क के एक सिटीजन साहब को, जिनको दी गई थी, और उन्होंने आखिरी तक उस गाड़ी को अपने पास होल्ड भी किया। तो मारुति से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आगे कुछ और फैक्ट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे। CNBC आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। CNBC आवाज की बजट मेगा कवरेज का YouTube पर दबदबा। बजट के दिन YouTube पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी एडहेसिव कंपनी पीडीलाइट के बारे में। दरअसल इससे रिलेटेड एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। तो शुरुआत करता हूं। पहली चीज, इसका सबसे प्रोमिनेंट प्रोडक्ट जो है फेविकोल, दरअसल वो एक विदेशी प्रोडक्ट मोबिकोल के नाम पर इंस्पायर्ड है, जिसमें कोल का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो कमोडिटीज को स्ट्रांगली बॉन्ड जब किया जाता है तो उसे कोल बोला जाता है, जिसके नाम पर इस कंपनी का प्रोडक्ट का नाम जो है वो इंस्पायर किया था। ये जर्मन प्रोडक्ट था मोबिकोल, उसके नाम पर इंस्पायर किया गया फेविकोल। इसके अलावा जो कंपनी के फाउंडर्स हैं वो शुरुआती कारोबार में बतौर लॉयर थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग प्रोफेशन किए, जिसमें कई सारे बिजनेस भी किए, और एक ऐसा समय था कि उन्होंने पियोन का भी काम किया, लेकिन वहां से अपने बिजनेस को इनिशिएट किया, शुरुआत किया,
और धीरे धीरे हम सब जानते हैं किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा प्रोडक्ट क्रिएट किया है। शुरुआती दौर में जो ग्लूज थे वो एनिमल फैट से बनते थे, लेकिन धीरे धीरे इसको सिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और सिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही पीडीलाइट की जो शुरुआत है वो आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। शुरुआत में साइकिल इंपोर्ट तो सीधा सौदा में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और टीम का रैपअप जल्दी से कर लेते हैं। शुरू करते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल के साथ और ये स्टॉक जो है वो पॉजिटिव बायस के साथ आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये स्टॉक क्योंकि इन्होंने ग्रासिम को अपनी ज़मीन बेची है 255 करोड़ में, स्टॉक फोकस में रहेगा। लाल निशान में काफ़ी स्टॉक का प्रेशर में रहा है, लेकिन आज शायद यहाँ बाउंस बैक आता हुआ आपको दिखाई पड़े। लुपिन, ये कंपनी ने अपना जो यूएस MHRA का इंस्पेक्शन है वो कंप्लीट कर दिया है पीतमपुर में। तो यूके की जो हेल्थ केयर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इसको क्लियर कर दिया प्लांट को। 20 से 24 मार्च के बीच ये इंस्पेक्शन हुआ था। एलेम्बिक फार्मा, ये स्टॉक लाल निशान के साथ ट्रेड करना चाहिए क्योंकि यहाँ कंपनी को 2 ऑब्जर्वेशन मिले हैं यूएस FDA की तरफ से, क्योंकि यहाँ प्रोसीजरल लैप्सेस पाए गए हैं इनके इंजेक्टेबल फैसिलिटी में। तो ये स्टॉक भी रखिए अपने रेडार पे। सन फार्मा, इन्होंने एक एक्विजिशन अनाउंस किया है करीब 140 करोड़ रुपए का। स्पेशलिटी बिजनेस और जो फार्मा रैंपअप की कंपनी की स्ट्रैटेजी है उसके तहत यहाँ एक एक्विजिशन होता हुआ दिखाई पड़ा है, रखिए स्टॉक रेडार पे। L&T फाइनेंस, इन्होंने अपनी सब्सिडरीज को कंसोलिडेट करने की जो NOC मांगी थी RBI से, तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ चुका है। बामन लॉरी, इन्होंने विशाखापट्टनम में अपना जो पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क है वो शुरू कर दिया है। कंपनी के रेवेन्यूज़ में काफ़ी एग्रेसिवली ये चीज़ें ऐड होंगी। दुबई में भी कंपनी की योजना है कि लॉजिस्टिक्स पार्क खोला जाए और इसके लिए एक सब्सिडरी का गठन किया है, वहाँ अप्रूवल लिया है। इसके अलावा रखिए रेडार पे आपके 2 स्टॉक्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर और बटरफ्लाई गांधीमती, दोनों ही कंपनीज का मर्जर अप्रूव हो गया है। 22 शेयर क्रॉम्पटन के सामने 5 शेयर बटरफ्लाई मिलने वाले हैं और कंपनी का मानना ये है कि जो ग्लोबल लेवल पे और जो डोमेस्टिक लेवल पे सिनर्जीज मिलनी चाहिए थी, अब ये मर्जर के बाद मिलने लगेगी। तो ये स्टॉक दोनों ही रखिए रेडार पे। आखिर में फीनिक्स मिल्स और गोदरेज कंज्यूमर, दोनों ही स्टॉक्स ब्रोकरेजेस के रेडार पे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने फीनिक्स मिल पे 1700 रुपये का टारगेट निकाला है, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। ये स्टॉक शायद आज काफ़ी एक्टिव हो सकता है। और जेफरीज की गोदरेज कंज्यूमर पे एक बाय कॉल है 1200 रुपये के टारगेट के साथ। ओके, फोकस करिए जूट कंपनीज में और MSP बढ़ाया गया और साथ ही साथ सरकार बहुत सारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है जूट बैग में मैंडेटरी कर रही है। तो जूट कंपनीज में IOC BPC ध्यान रखिए, सरकार ने अब फिर से LPG सिलेंडर की सब्सिडी इंट्रोड्यूस की है जिसमें 7,500 करोड़ खर्च होंगे। सब्सिडी इनको मिल जाती है लेकिन बहुत डिले होती है, तो ये एक इनके ऊपर दिक्कत होती है। BL को 4300 करोड़ रुपए का इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। जाइडस लाइफ को US FDA ने 2-3 आपत्तियां जारी की हैं इनके अहमदाबाद प्लांट के सर्वे के बाद। मारुति और ITC में ध्यान रखिएगा, इनको जो ये नया इंडेक्सेशन वाला रूल आया है इसकी वजह से आगे जाते हुए ट्रेजरी लॉस होगा। SBI कार्ड में मॉर्गन स्टैनली कम बुलिश, उनका मानना है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट थोड़ा गड़बड़ा रहा है, इसलिए इसके कामकाज पे असर पड़ सकता है।